तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अथर काज़मी और आप देख रहे हैं लिम्रा न्यूज़ पर ये स्पेशल प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस की। ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी वबा है कि जिसके बारे में हर कोई जानना और समझना चाहता है। बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और इसके बारे में तमाम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के ज़रिए बहुत सारी बातें कही गई हैं और जानी गई हैं। शायद मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि जितना जानना था वो जान लिया गया। लेकिन अब हमारे लिए सबसे अहम बात ये होती है कि हम अपने आलिम दीन से रुजू करें और इसको दुनियावी पस मंज़र के तौर पर उनकी राय जानना बहुत अशद ज़रूरत हो जाती है। इस वक्त हम जिस अहम शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं, और मेरे लिए भी सआदत है कि गुज़िश्ता हमने जब कोविड-19 के हवाले से बात की थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं और पूरी दुनिया में एक मैसेज की शक्ल में ये बात आम हुई कि हमने गाजी मिल्लत हज़रत मौलाना अल्लामा हाशमी मियाँ अशरफ़ी कचौचवी दामन बरकातहू से गुफ्तगू की। आज हमारी सआदत है कि एक बार फिर हम उनसे जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आलिम दीन से न सिर्फ दीनी उमूर पर गुफ्तगू करना चाहते हैं बल्कि दुनियावी प्रॉब्लम्स की हल को भी उनके जुड़ते हैं। हमारी पहचान ही यही है, हमारी सकाफ़ती पहचान ये है कि हमारा आलिम जब दीनी गुफ्तगू करता है तो उसके लबों से जो दीनी उमूर की बातें होती हैं वो भी निकलती हैं, और दुनियावी तौर पर अपने चाहने वालों के तौर पर और इस्लाम के वो तमाम कवानीन को भी वो मद्देनज़र रख के किस तरीक़े की पकड़ रखता है। यही एक आलिम दीन की पहचान होती है। आइए नाज़रीन, हम लोग मिलजुल कर इस्तक़बाल करते हैं हज़रत का और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत खैर मक़दम, और मेरे लिए भी इस दूसरी नशिस्त में सआदत का मकाम है। पहला सवाल ये है कि हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अलग अलग तरह से इसके बारे में रिसर्च की। हम जो जानना चाहेंगे और तमाम जो नाजरीन कि इसका तारीख़ी जो पस मंज़र है कोरोना वायरस का, उसकी तारीख़ी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सभ्य समाज इस तरह की वबाई बातों पर, कोरोना जैसी या स्पेनिश फ्लू जैसी आफतें जब आती हैं तो एक वेल कल्चर्ड कम्युनिटी जो होती है इसको वबा समझती है, और वबाएं जो हमारे बारे में सोचती हैं हम उस वबा के बारे में वही सोचते हैं। वबा का क्या कहना कोरोना वायरस का, कि हम मज़हब नहीं देखेंगे, ज़ात पात नहीं देखेंगे, अरब अजम नहीं देखेंगे, यूरोप और एशिया नहीं देखेंगे। जो भी हमारा शिकार बनेगा बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हम उसे बीमार बनाएंगे। तो जब कोरोना मजहबी बुनियाद पर हम पर हमला नहीं करता तो कोरोना जैसी बीमारी को भी हमें मजहबी ऐनक लगा के नहीं देखना चाहिए। एक ऐसा दुश्मन है जो इंसानियत का दुश्मन है, नेचर का दुश्मन है। रही बात इस तरह का वबाई मामला आना, नई बात नहीं है, मगर इधर 500 साल के अंदर अंदर ये कुछ ज़्यादा हो गया। सदियों में कभी कोई एक वबा आती थी, उस पर काबू पा लिया जाता था, 2-3 महीना उसने सताया, मारा और ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो अब वबाएं पैदा हो रही हैं इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि अब इंसानी समाज, मानव समाज प्राकृतिक नियमों को तोड़ते हुए जी रहा है, इन्वायरमेंट में दखल देकर पूरे ज़मीन व आसमान के सिस्टम को बिगाड़ रहा है। पेड़ों की कसरत हुआ करती थी, आज काटे जा रहे हैं। पहाड़ों से एक बैलेंस बनता था, आज पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं। और अब चले जाइए, लगता ही नहीं कि हम न्यूयॉर्क में नहीं हैं।
बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दरिया को पाटा जा रहा है, मकानात बन रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं। इस पर मजीद ये कि जो मुल्क तबाही का ज़्यादा सामान रखता है उसको हम सुपर पावर मानने लगे। जो दुनिया की तबाही की ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत व तवानाई रखता है वही सुपर पावर है। इन्वायरमेंट से को अहमियत न देते हुए उससे छेड़छाड़ करना ये मुसीबतों की पहली वजह है। जितने हम नेचुरल होंगे उतने ही हम महफूज होंगे। खाना नेचुरल हो, रहन सहन नेचुरल हो, हम पेड़ों की हिफाजत करें, दरियाओं की हिफाजत करें, पहाड़ों की हिफाजत करें, हवाओं की हिफाजत करें। आप देखिए कि जब से इंसानों को घरों में बंद कर दिया गया है, बगैर किसी कोशिश के गंगा साफ हो रही है, जमुना साफ हो रही है, दरिया साफ हो रहे हैं, पंजाब से हिमालय दिख रहा है। क्या हम अपने होशो हवास में अपने इन्वायरमेंट को इतना महफूज नहीं बना सकते? दूसरी जो है, रिसर्च के नाम से नई नई तबाहकारियों की तलाश। जिस कोरोना का आपने जिक्र किया है, यह न ज़मीन से निकला है, न आसमान से उतरा है, बल्कि 10 साल पहले इसका तजर्बा अमेरिका ने किया, बरसों अपने पास रखा, इसका रिसर्च सेंटर बना। फिर आखिरी दौर में मिस्टर ओबामा ने चाइना के ज़िम्मेदारों से रब्ता कायम किया, समझौता किया, और इस रिसर्च को इन्होंने चाइना में मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया। और न सिर्फ ट्रांसफ़र किया बल्कि अपना साइंटिस्ट भी दिया और फंडिंग भी किया। करोड़ों रुपए से चाइना की मदद की गई। फिर उसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तशरीफ़ लाए, इन्होंने भी कुछ दिनों तक फंडिंग की, बाद में इन्होंने मना कर दिया। लेकिन कोरोना को बनाने में अमेरिका और चाइना की मिली जुली कोशिश है। अब ये कैसे निकला, क्या निकला, ये तो शोध का विषय है जो साइंटिस्ट ही कर पाएंगे। लेकिन दिसंबर में ये चीज़ बाहर आ गई कि एक बीमारी है, वबा है, ख़तरनाक चीज़ है। चाइना ने उसको झेलना शुरू किया और ख़ामोशी से उसने झेला। शायद इसकी इत्तला लोगों को नहीं हुई। लेकिन जनवरी में ये यूरोप में भी दाखिल हो गया, फरवरी में ये अमेरिका में दाखिल हो गया, लेकिन हल्के में लिया गया। सियासी ज़रूरत को इस ख़तरनाक कोरोना वायरस से ज़्यादा ज़रूरी समझा गया जो सियासी ज़रूरत थी। फरवरी में अगर हमने दुनिया को देखते हुए कि यह वायरस चाइना से निकल चुका है, यूरोप में पहुंच चुका है, अमेरिका में घुस चुका है, अगर हिंदुस्तान में फरवरी में ही लॉकडाउन कर दिया जाता। अब यहाँ पे एक मैं सवाल ज़रूर आपसे करूँगा, गाजी मिल्लत का क्या मानना है? क्या लॉकडाउन करने में सरकार से देरी हुई? इसका सही वक्त क्या था? किस तरीके से कोरोना वायरस को रोका जा सकता था हमारे मुल्क में? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोरोना जो है वो हिंदुस्तान से निकली हुई बीमारी और हिंदुस्तान से निकला हुआ फसाद नहीं था। ये जो वायरस है ये हिंदुस्तान के किसी हिस्से से नहीं निकला है, ये बाहर से आया है। अगर हम सिर्फ एक काम कर देते फरवरी में कि बाहर से आने वाली फ़्लाइट जो है वो सीज कर दी है, उसे सील कर दिया जाएगा, अब बाहर से कोई नहीं आएगा, तो ये जो फरवरी और मार्च, फरवरी में शायद इसलिए कि मेहमान नवाजी में हम फंसे हुए थे, मार्च में शायद इसलिए कि मध्य प्रदेश में कुछ सियासी ज़रूरतें थीं जिनकी खातिर नज़रअंदाज किया गया। अब कोरोना को हिंदुस्तान में आने का मौका इसलिए मिला कि बाहरी मुल्कों से लोग हिंदुस्तान आए और साथ में ले आए। अमेरिका से आए, वो साथ लेके आए,
दिल्ली में तशरीफ़ लाए, वहाँ फैलाया, अहमदाबाद गए, वहाँ फैलाया, आगरा पहुँचे, वहाँ फैलाया। इसी पर बस नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया और जाने कहाँ कहाँ से तबलीगी जमात के लोग आए। जमात को रोका नहीं गया, उनकी परमिशन रद्द नहीं हुई, इज्तिमा करने से रोका नहीं गया, क्योंकि जब आप मेज़बानी में लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, सियासी ज़रूरत मध्य प्रदेश में पैदा हो गई, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, दोनों से फारिग होने के बाद 24 मार्च को आपने किया। 24 मार्च तक कोरोना को जितना फैलना था फैल चुका था। तो मेरी सिर्फ एक नाकिस कमज़ोर राय मानिए यही है कि अगर हमने फरवरी में लॉकडाउन कर दिया होता कि बाहर से लोग नहीं आएंगे। इंडिया में लॉकडाउन नहीं है, इंडिया खुला हुआ, क्योंकि यहाँ वो बीमारी है नहीं फरवरी में। सिर्फ बाहर से हम किसी को नहीं आने देंगे। और मार्च में हमने ये किया होता कि अब हम डोमेस्टिक फ़्लाइट से भी नहीं जाने देंगे, और एंड ऑफ द मार्च में हमने सबको अपने अपने घरों को पहुंचा दिया होता, जो मज़दूरों को आज पहुंचाया जा रहा है, तो ये दिक्कत नहीं होती। क्या समझते हैं कि अगर इस बात को देखा जाए कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे की जो सोच है उसको आगे बढ़ाया जाए? अब तो ये होता है कि जो चीज़ गुजर गई उसको लकीर पीटने से फ़ायदा नहीं है। आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा लोगों के लिए, एक मैसेज के तौर पर, सरकारों के लिए और ख़ासतौर से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? ये बिल्कुल सही है। सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। गलती इंसान से होती है, हमसे होती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को मान लेने के बाद ही हम गलती की सलाह कर पाते हैं। हमें करना ये चाहिए, अब हर ऐसी चीज़ को पाबंद कर दें जो भीड़ को जमा करे। सरकार, एक सवाल बहुत अहम है और इस सवाल को हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। एक शख्स अपने घर से निकलता है जो अपने बेटे की, अपने बच्चे के लिए फीडर को इस्तेमाल, जो दूध पिलाने की बोतल है उसको लेके निकलता है। रास्ते में पुलिस रोकती है, उसको खौफ है कि पुलिस इस फीडर को लेने जाने के लिए मुझे पीटेगी। लेकिन सरकार जो अपना फैसला लेती है वो कहता पुलिस वाले से ये है कि मुझे शराब की बोतल लेने जाना है। अब वही शख्स जो फीडर लेने निकला था शराब की बोतल पे छोड़ा जाता है और शराब लेने निकलता है। तो ये जो शराब को जो पेश किया गया है कि सारी चीज़ें बंद हैं लेकिन मैखाने वैसे ही खुले रहेंगे। हम हर बात को कह के तबलीगी जमात पर, तबलीगी जमात को लेकर बहुत सारी क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन अब जो लोगों की तरफ से, जबान की तरफ से आ रहा, सोशल मीडिया पे दिखे कि हम तबलीगी जमात को बहुत सारा क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन अब जो तलब लगी जमात उभर कर सामने आई कि हज़ारों की तादाद में लाइन से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो सरकार की इस फैसले को आप कहाँ पर कैसे परखते हैं और कैसे कटघरे में खड़ा करते हैं? तबलीगी जमात से 100% नहीं फैला है और अनासिर इसके जिम्मेदार हैं। आप छोड़िए, वो एक दिल्ली की हद तक था, फिर वहाँ से निकले, जहाँ जहाँ गए फैलाया। आप मुझे ये बताएं कि ये जो शराब को खुलेआम इजाज़त दी जा रही है, उस माहौल में, जिस माहौल में 40 लाख मज़दूरों को रोटी नहीं मिल रही है, सफ़र के लिए बस नहीं मिल रही है, ट्रेनें बंद हैं, ज़िंदगी की ज़रूरतें लाखों लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। लॉकडाउन में जो लोग घरों में बंद हैं अपनी कितनी ज़रूरतों को ख़त्म कर रहे हैं। जिस देश में ज़रूरत पूरी करना हमारा फ़र्ज़ था, उसमें गैर ज़रूरी शराब को खुलेआम इजाज़त देना, धार्मिक दृष्टिकोण से तो ये गलत है ही है, बल्कि भारत की आत्मा, जो फाउंडर ऑफ फ्रीडम है, जिन्हें देश राष्ट्र पिता कहता है, वो तो शराब को शैतान का हाथ बताते हैं। शराब को न सिर्फ इस्लाम बल्कि सारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शराब तो जहनों को ख़राब कर दे, हालात को ख़राब कर दे। अब जब शराब की परमिशन मिली तो इतनी खुल्लम खुल्ला कि 1-1, 2-2 किलोमीटर का जुलूस जैसा कतारें लग जाएं, लाइनें लग जाएं। अब शराब, जब वो सिर्फ शराब पिएंगे
तो उससे जो भी उसका साइड इफेक्ट होता है समाज पर पड़ेगा। कोई आ जा रहा है दवा लेने के लिए तो उसे पकड़ा जा रहा है, और जब वो कहता मैं शराब लेने जा रहा हूँ तो छोड़ दिया जा रहा है। ये ज़हनियत क्यों पैदा हुई? शराब की इजाज़त। हम पूछते हैं इस मजबूरियों में जो दाना दाना और पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं हिंदुस्तानी, उनको शराब की इजाज़त देने की क्या ज़रूरत थी? क्या शराब हमारा नाश्ता है, दोपहर का खाना है या रात का है? रोटी कपड़ा मकान जैसी ज़रूरतों में शराब कहीं है? बस पैसा है, रुपया है, रेन्यू है, अल्लाह जाने क्या सोच करके जल्दी में जल्दबाजी में ये फैसला किया गया। यकीनन मुझे विश्वास है कि जल्द ही शराब की ये खुली आज़ादी पर पाबंदी लगेगी, इसे रोका जाएगा और वो ज़रूरी काम किया जाएगा कि जो कोरोना वायरस से परेशान हैं, तबाह हैं, उनकी तबाहाली, उनकी बर्बादी को दूर करने के लिए कोशिश की जाए। ये शराब की इजाज़त एक सभ्य समाज में इन हालात में, ऐसी इमरजेंसी में, ऐसे लॉकडाउन में जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों को नहीं मिल रही है, वहाँ शराब जैसी शैतानी लिक्विड को आम किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। और उसके नतीजों में हमारी जो प्रशासन का विभाग है, पुलिस है, वो शराबियों को छूट दे रही तो क्या उसको छूट नहीं मिल रही है? एक लाइन लेकर के लोग खरीद रहे हैं तो क्या उसका असर प्रशासन पर नहीं पड़ेगा? शराब न कल अच्छी थी, न आज, और न फ्यूचर में इसे कोई अच्छा कहेगा। लेकिन एक वक्त होता है, कोई शराबी शराब पी रहा है, उससे हमसे क्या मतलब, खरीद रहा है, हमसे क्या मतलब। लेकिन हालात तो नॉर्मल हों, हर घर में खाने को रोटी हो, हर घर में पीने का पानी हो, हर घर में इलाज के लिए पैसे हों, हर घर में नॉर्मल सी, फिर ये शौक़ मैं कदे के शौकीनों को भी मैं खाने में जाने दिया जाता है, आने दिया जाता है। हमारे मुल्क में, भारतीय सभ्यता में, पब्लिकली ऐसी मुसीबतों में शराब के खुलेआम बेचने की इजाज़त को अच्छी नज़र से कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखेगा। ज़रूरत पहले पूरी करनी चाहिए, ख्वाहिश बाद में पूरी करनी चाहिए। जी, अब आखिर में मतलब बिल्कुल वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि हम प्रोग्राम उसी तरह से समेटना चाह रहे हैं अपने वक्त। क्या आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें कि फला ने फैलाया और किसने फैलाया, सरकार से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो उन तमाम लोगों को गिरफ्त में ले कि जिन्होंने या तो फैलाया है, जो बायस बने हैं इसके कि उनके ज़रिए फैला हो, या जो मुजरमीन की फेहरिस्त में आते हैं, उनको सरकार किस तरह से? इस कोरोना वायरस की फैलने में सिर्फ दो ही वजह है। एक, जो बेगुनाह है, बेइरादा है, उसको कोरोना बिल्कुल नहीं चाहिए और वो कोरोना के असर में आ गया, बीमार पड़ गया और इलाज करा रहा है। जो लोग कोरोना से बिला इरादा मरीज हुए हैं, न उन्हें कोरोना चाहिए था, न फैलाना था, ऐसे लोगों का बहुत ही मोहब्बत के साथ इलाज होना चाहिए, क्योंकि वो मरीज़ हैं, वो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं। और जिन लोगों ने जानबूझकर इसे फैलाया है या कोई मंसूबा था उनका, कोई टारगेट था उनका, इसे फैलाया है, जो कैरियर हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए किस मज़हब के हैं, किस मसलक के हैं, किस सेक्ट के हैं, किस पंथ के हैं, किस धर्म के हैं, किस जात बिरादरी के हैं। अगर उन्होंने कोरोना को फैलाया है, वो मुजरिम हैं और देश को नुकसान पहुंचाया है। उनके कानून को अपना काम उनके सिलसिले में करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लॉ, रूल ऑफ लॉ, ईमानदारी से, बगैर चेहरा मोहरा देखे, हमें इससे परवाह है कि उस साफा बांधता है कि नहीं, दाढ़ी है कि नहीं, इसे भी हमें नहीं देखना है कि वो यूपी का है कि बिहार का है, ये भी नहीं देखना है। बस वो हिंदुस्तानी है,
अगर वो गलती से बीमार हुआ है उसका फर्स्ट क्लास इलाज होना चाहिए, और अगर उसने इसको फैलाया है तो सख्त तरीन सज़ाएँ हमारी इंडियन पेनल कोड में मौजूद है, उस पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन खैरा। नाज़रीन, यकीनन हमारे लिए भी ये सादत है कि हम आज एक ऐसे पहलू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको कोरोना वायरस कह रहे हैं, और यकीनन कोरोना वायरस या कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि गाज़ी मिल्लत ने हमारी इस इल्तिजा को माना और उस पर आप तबसरा सुना कि इसकी हकीकत क्या है, और उसके बाद जो सरकार के फ़ैसले हैं ख़ास तौर से शराब के हवाले से कि तमाम चीज़ें बंद हैं लेकिन मैं खाने खुले हुए हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि हम किसी और पहलू पर हज़रत मौलाना अल्लामा हाशमी मियाँ सैयद हाशमी मियाँ कचौचवी दामन बरकातहू से आपसे फिर मुल्तमिस होंगे और इस गुफ्तगू को किसी और पहलू से, किसी और सब्जेक्ट के हवाले से आपसे फिर रूबरू हुए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।